सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। जहां एक ओर ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही रोड शो करती नजर आ रही हैं, पद यात्रा में शामिल हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने सीधे हमला किया है कांग्रेस पर कि दरअसल समस्याओं के समाधान की ना उनकी इच्छा थी, ना मंशा थी, ना कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। भारत माता की, भारत काजीरंगा का हमारा जंगल हो, चाहे सत्र भूमि हो, एक घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर रखा था। ये एंक्रोचमेंट के कारण आसाम की जनता का अधिकार जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने सत्र भूमि में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाया और काजीरंगा में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाने का काम किया है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ, जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों, वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। भूपेन हजारिका को मैं जरूर याद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि भूपेन हजारिका वो व्यक्ति थे जिन्होंने आसाम के संगीत और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया था। कांग्रेस को 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया और आसाम की जनता की संवेदनाओं का सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी वो आएंगे, आपको अलग अलग जाति की बात करेंगे, अलग अलग समुदाय की बात करेंगे, लोगों के बीच में मनमुटाव, भेद, झगड़ा लगाने का प्रयास करेंगे। वो उनकी राजनीति की पद्धति है। राहुल बाबा, आपकी पद्धति आपको मुबारक हो। हम तो नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर चले हैं और उसी नारे पर 5 साल में यहां पर विकास हुआ है। असम में अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर, तो उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पदयात्रा में शामिल हो गई हैं। बावजूद इसके कि वो चोटिल हैं, तो उन्होंने व्हीलचेयर पर ही इस रास्ते में आगे बढ़ने की ठानी और तकरीबन 4 किलोमीटर की इस पदयात्रा में वो शामिल हो गई हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल के रण में सड़कों पर उतरते दिखाई दे रही हैं, ताल ठोकती हुई। अरुण सिंह हमारे सहयोगी उन्हीं के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। अरुण, क्या ताजा तस्वीरें और क्या ममता बनर्जी पूरे 4 किलोमीटर की ये पदयात्रा में शामिल हो रही हैं व्हीलचेयर में ही? प्रशांत, जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रहा था तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ 100 मीटर चल के ही क्या वापस गाड़ी के जरिए हाजरा पहुंचेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी उन्होंने उसी व्हीलचेयर पे पूरी कर ली है। और अगर आप नजर डालिए जरा, जयपाल रावत जी दिखाइए तस्वीरें, किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने आसपास धार्मिक सद्भाव दिखाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी जो व्हील चेयर उसके आसपास अगर नेताओं पर नजर आप डालेंगे
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के नेता वहां पर शामिल हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वहां पर हैं। और एक बार फिर मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, लगभग 500 मीटर के आसपास की दूरी और बची है। जो लोकल लोग बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं झंडों और बैनरों से पटा पूरा ये इलाका और 4 किलोमीटर लंबा मार्च ममता बनर्जी ने तय किया कि वो व्हील चेयर पर ही करेंगी। प्रशांत, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सियासत बहुत हुई उनकी चोट को लेकर, लेकिन जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आगे आ रही हैं, तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी के कि ये चोट नाटक है, चोट लगी ही थी लेकिन उनके लोगों द्वारा लगाई गई किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। भले ही चुनाव आयोग ये कहता हो कि चोट नहीं लगी थी साजिश के तहत, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि अब इस मुद्दे के जरिए वो अपने काडर को, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट को नहीं, अपने काडर को चार्ज करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मार्च के जरिए कर रही है। और ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरती हैं इस धूप उमस में 4 किलोमीटर लंबे पूरे इस स्ट्रेच में, बावजूद इसके कि उनके पैर में चोट लगी है, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि 48 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रहिए, बावजूद इसके कि उनको आराम करने की सलाह दी गई, बावजूद इसके कि 7 दिन बाद वापस हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया डॉक्टरों द्वारा, वो चुन रही हैं सड़क पर उतरना, वो चुन रही हैं अपनी जुझारू छवि को दिखाना, और वो चुन रही हैं अपने काडर में जोश भरना। देखिए यहाँ पर आप ये बताइए कि आप हिंदी बोल लेते हैं? जी हाँ, हिंदी बोल लेते क्या संदेश देने आपकी नेता यहाँ पर पहुंची है? हैं। हम लोग का संदेश यही देना है कि आगामी 2 तारीख को पूरा भारत को पश्चिम बंगाल का जवाब मिल जाएगा। हम लोग को और कुछ नहीं बोलना है। जवाब कैसे मिलेगा? जवाब मिल जाएगा 2 तारीख को, सरकार बना के देख लीजिएगा। 200 पार, अब की बार 200 पार। तो ये तो बीजेपी का नारा है अब की बार। वो तो दिल्ली में कहता 55 सीट, कितना आया? सिर्फ 2। हाँ। वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। हम लोग बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे। 2 तारीख को जवाब मिल जाएगा आप लोग को। देखिए तृणमूल कांग्रेस को जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर जोश से भरे हुए हैं। और देखिए अब कह रहे हैं कि बीजेपी तो दिल्ली में भी दावे कर रही थी, अब ये कह रहे हैं कि 200 से ऊपर तृणमूल कांग्रेस को सीट मिलने वाली है। तो प्रशांत, अगर दर्शकों तक आवाज मेरी पहुंच रही हो और ये तस्वीरें पहुंच रही हो, बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। चुनाव कौन जीतेगा ये तो पर्दे में अभी है, लेकिन किस तरह से लड़ा जा रहा है ये जरूर देखना चाहिए। जिस हिसाब से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमीन से लेकर के और वाक युद्ध चल रहा है, देखिए जमीन पर यह तस्वीर है। उधर अमित शाह शाम को इसी तरह से रोड शो करने वाले हैं आकर के पश्चिम बंगाल में। अभी वो असम में है, शाम को पश्चिम बंगाल में है, कल फिर वो पश्चिम बंगाल में है। तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाई दे रही है, और उसकी बानगी आप इस वक्त सड़क पर प्रशांत बखूबी देख पा रहे होंगे। ममता बनर्जी लगातार उस पदयात्रा में शामिल हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं तो व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए संदेश देने की भी कोशिश है। चोटिल हुई नंदीग्राम में ममता बनर्जी आरोप लगाया कि उन पर साजिशन हमला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, लंबी बैठकों के बाद, मंथन करने के बाद, कि ये हमला प्रतीत नहीं होता, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिसमें ये माना जाए कि उन पर हमला किया गया था। लेकिन ये सुरक्षा में चूक है और अब इलेक्शन कमीशन के कई दिशा निर्देशों के पालन में चूक हुई होगी तो इस पर गाज गिर सकती है जो इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ममता बनर्जी ने इस पदयात्रा में शामिल होना मुनासिब समझा। जो पदयात्रा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में आगे बढ़ने वाली थी, गांधी प्रतिमा से लेकर हाजरा तक तकरीबन 4 किलोमीटर की यह पदयात्रा, जिसमें खुद ममता बनर्जी शामिल हैं। सड़क के दोनों तरफ उनके समर्थक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हुई। लेकिन अरुण, जिस पैर में उन्हें चोट लगी है उसके साथ व्हील चेयर पर ही बैठकर आगे बढ़कर क्या संदेश देने की भी कोशिश है ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में शामिल होकर? देखिए संदेश, संकेत और मकसद तीनों चीज आप इस तस्वीर से देखिए। ये तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक हैं। आप देखिए यहाँ पर हिंदी बोल लेते हैं आप? बांग्ला है, बांग्ला बोलता है। तो दीदी का पैर टूटा है फिर भी वो पदयात्रा कर रही है। दीदी बांग्ला 2021 साल दीदी बांग्ला मुख्यमंत्री होगा और सारा भारतवर्ष सारा वर्ल्ड तक ये देखছে 260 सीट पाएगा दीदी। दीदी पश्चिमबंगे मुख्यमंत्री होবে 2021 साले। देखिए ये जो समझ में मुझे आ रहा था कि दीदी 2021 में मुख्यमंत्री होगी और 200 से ज्यादा सीट मिलेगा। देखिए ये भी बगल में कह रहे हैं 200 सीट मिलेगा। 9 तारीख को नंदीग्राम गया था हम। 9 तारीख को हम नंदीग्राम गया था। उस दिन था 10:30 बजे से रात 8 बजे तो तक। वो तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि चोट किसी साजिश के तहत नहीं लगी थी। धक्का मार के फैल दिया मेरे को, दीदी को। किसने धक्का मारा? फिर जाएगा 21 तारीख को नंदीग्राम।
10 दिन के लिए वहाँ रहेगा। देखिए प्रशांत, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि बीजेपी क्या कहती है, लेफ्ट क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, नेता क्या आरोप लगाते हैं कि ये एक नटंकी है, एक नाटक है ममता बनर्जी का, लेकिन उनके जो काडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता, वो तो यही बात कह रहे हैं, जो ममता बनर्जी उनको समझाने में सफल हो रही है कि उनके ऊपर हमला हुआ था। और इस सिर्फ बात उनके के समर्थक ही सबूत नहीं, बल्कि अभी उनकी तक नहीं पार्टी सामने आए, के लेकिन नेता और उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री जावेद खान भी यही बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट पर मचे इस सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का यह बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चोट के मामले पर बंगाल के मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने माना है कि ममता बनर्जी पर हमले के सबूत नहीं मिले हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, ऐसे में जबकि तमाम रिपोर्ट्स मंगवाई गई पश्चिम बंगाल से पर्यवेक्षकों के जरिए, कौन सी ऐसी ठोस चीजें सामने आई जिसके आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुंच पाया चुनाव आयोग कि उन्हें यह हमला नहीं लगा? प्रशांत, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि चुनाव आयोग ने कोई बयान नहीं दिया है इस पूरे मसले पे जो रिपोर्ट पे चर्चा की। ये खबर है कि चुनाव आयोग ने ये मान लिया है, ये फैसला कर लिया है कि कोई अटैक नहीं हुआ है। कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग का फैसला है कि कोई अटैक ममता बनर्जी पे नहीं हुआ। इस आधार पे जो 3 रिपोर्ट, मुख्य सचिव की 2 रिपोर्ट और ऑब्जर्वर्स की 1 रिपोर्ट जो आई थी, क्योंकि मुख्य सचिव से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दोबारा मांगा था, इसलिए उनकी 2 रिपोर्ट आई थी और ऑब्जर्वर की 1 रिपोर्ट आई थी। दूसरी अहम बात, 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट है उसमें डीएम, एसपी और डायरेक्टर सिक्योरिटी जो कि सीएम की सुरक्षा में होते हैं, उनको सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया है। तो आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में इस बात की जानकारी हो सकता है कि आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग दे दे, या फिर इसकी जानकारी आ जाएगी कि किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार जो आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा था कि प्री प्लान्ड अटैक था, वो अटैक चुनाव आयोग ने नहीं माना है। और यही आज की बैठक की सबसे बड़ी बात थी। थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हो गई है, कार्रवाई जो है वो चल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम कार्रवाई इस बैठक के बाद होनी है, वो प्रक्रिया जारी है और थोड़ी देर बाद हमें पता चल सकता है कि आखिर क्या कुछ हुआ है। आधिकारिक तौर पर ऐलान अब इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि सुरक्षा में चूक मान रहा है प्राथमिक तौर पर चुनाव आयोग, और 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी के आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हमले के सबूत नहीं पेश हुए हैं और इससे इनकार कर रहा है। आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन के बयान का इंतजार। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर यह बड़ी खबर कुछ देर पहले ही में अब बीजेपी कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के लिए उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। एक दिन पहले ही दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। करीब 5 घंटे तक बैठक में बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु के उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हुआ। श्री चौधरी जी, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और बंगाल से एमपी है। आज इस आप लोगों को जैसा मालूम है कि स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कैंडिडेट की सूची तैयार की है, जो नामों पे मुहर लगाया है। उस सूची को आज आदरणीय अरुण सिंह जी जारी करेंगे आप लोगों के समक्ष। अरुण सिंह जी। नमस्कार मित्रों, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। उसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अन्य केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों में मुहर लगाई
उन नामों के अभी आपके समक्ष रखूंगा। मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के बारे में सूची अभी आपके समक्ष पढ़ूंगा। So far as Tamil Nadu is concerned, the BJP is contesting as a NDA partner, and we will be contesting in 20 assembly constituency, and these 20 assembly constituencies, they are spread over all the regions of Tamil Nadu. Our very dynamic State President Dr. L. Murugan, he will be contesting from Dharapuram, the SC constituency. Our senior leader and ex-National Secretary H. Raja will contest from Karaikudi. Yes. Senior leader Mr. M.R. Gandhi will contest from Nagarkol, that is in Kanyakumari Lok Sabha constituency. An IPS officer, Sri K. Annamalai, will be contesting from Arva Kurchi. He will be contesting from there. And BJP National Mahila Morcha President, a very dynamic leader, Srimati Banati Srinivasan, she will be contesting from Coimbatore South. Yes. Very famous actress, you all know, Srimati Khushbu Sundar will contest from Thousand Lights. Chennai, in Chennai. And we are confident that we are going to form, the NDA is going to form the government with a full majority in Tamil Nadu. And on my right, on my left side, M.S. Home, who is also election in charge for the Tamil Nadu, he will say few words. Friends, Anna DMK is contesting 178 seats. PMK is contesting 23 seats. BJP 20. Former Union Minister G.K. Vasan, son of Congress Party Senior Leader Mupanar. TMC, they are contesting 6 seats. The symbol of 2 leaves, Anna DMK. Remaining 7 seats, Anna DMK and NDA, we are giving to smaller parties. That also they contest on 2 leaves symbol. There is a lot of change compared to the 2019 parliament elections in Tamil Nadu. There is a wave in favor of DMK at that time. After 2 years, today there is a Tamil Nadu situation total different in these elections. Narendra Modi ji, under leadership of in Tamil Nadu, last 2 years in COVID also, we did a lot of developmental activity. Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Panneer Selvam ji also, he established his name as a good Chief Minister, as a good administrator, and he given a stable government, good governments, particularly law and order, in agriculture sector, in the industrial sector. There is a lot of development last 5 years, and particularly national highways,
government achieved and delivered good governments, and also COVID pandemic situation, Tamil Nadu. আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে। আমাকে তো ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। এই কদিন মামাটি মানুষ যেভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন, খবরাখবর নিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কলকাতা থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ভারতবর্ষ। আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণার থেকেও কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। গণতন্ত্র যদি পদদলিত হয়, সেই যন্ত্রণায় আপনারা জানেন আমি রেগুলার 20-25 কিলোমিটার হেঁটে চলার লোক। আমার পা যখন হাঁটে, আমার মাথাও হাঁটে, আমার হৃদয়ও হাঁটে। আর আমার পা চোট হয়ে থাকা মানে সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি, কিন্তু আমি এসব তোয়াক্কা করিনি। চিকিৎসকদের ধন্যবাদ, তারা আমাকে মোটামুটি প্লাস্টার করে দিয়ে আবার 7 দিন বাদে দেখবে, আমি পারমিশন নিয়েছি, এবং আমার সাথে সবাই থাকবে একটা টিম, আমি দেখে নেব। কিন্তু আপনাদের বলি যে গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। অশুভ শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়, শুভ শক্তির যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো, আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। কাজে আমাকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে, আমি নন্দীগ্রামবাসীকে আমার প্রণাম, অভিনন্দন, সালাম জানিয়ে, বাংলার প্রত্যেককে আমার প্রণাম, অভিনন্দন, সালাম জানিয়ে, আজকে যেহেতু আমার দুর্গাপুরে যেতে হবে, কাল থেকে পুরুলিয়ায় প্রোগ্রাম, আমাকে আবার হুইল চেয়ার থেকে গাড়িতে উঠতে হবে, গাড়ি থেকে আবার হেলিকপ্টারে উঠতে হবে, ওখান থেকে আবার দুর্গাপুরে নামতে হবে। টাইমিং একটা ব্যাপার আছে, তাই আজকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। হাজরা আমার একটা ঐতিহাসিক জায়গা, এখান থেকে বহুবার আমাকে প্রাণে মারার চক্রান্ত হয়েছে, আবার হাজরা আমার প্রাণও ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই গান্ধী মূর্তির কাছ থেকে আমরা শান্তির যাত্রা শুরু করে হাজরায় শান্তির কথা বলে আজকের মিছিল, আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे बड़े दंगल में अपनी अपनी तैयारी। ममता बनर्जी हमलावर हैं और वो कह रही हैं कि चुनावी मैदान में वो हैं, तो वहीं बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, पीके कृष्णदास, he will be contesting Katakada. CK Padmanabhan will be contesting from
धर्मडम कंसंसी, राज्यसभा एमपी and famous person Mr. Suresh Gopi. Suresh Gopi will contest from Thrissur, and Sri Alphonse. बड़ी खबर इस वक्त की, ई श्रीधरन भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। केरल से बीजेपी ने टिकट दिया है ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता था, और देश में मेट्रो के क्षेत्र में उनके काम को लेकर लगातार चर्चा होती रही। आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की उन्होंने तारीफ भी की थी, और उन्होंने कहा था एक समय कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आखिरकार ई श्रीधरन ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, केरल से उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनावी मैदान में होंगे ई श्रीधरन।